हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड यानी खून मीन्स रक्त के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो परिसंचरण तंत्र को वाहिका तंत्र भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो अंगों का वह समूह, यानी जो ये तंत्र होगा वो क्या होगा, अंगों का समूह होगा, क्योंकि तंत्र का निर्माण किससे होता है, अंगों से होता है। हमें इतना पता है फ्रेंड्स कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स, उनके मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है फ्रेंड्स। ऑर्गन्स यानी अंगों का निर्माण होता है। कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू का निर्माण और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो ऑर्गन्स यानी अंगों के मिलने से तंत्र का, अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो अंगों का वह समूह, किसका समूह, अंगों का, जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन करता है। यानी हमारी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बीच जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट, परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य ये करता है। पहले बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये होता क्या है, मानव शरीर का परिवहन तंत्र, यानी जो मानव होता है, जो इंसान होता है, उसके शरीर में ये रक्त परिसंचरण तंत्र क्या करता है, एक परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक पदार्थों को ले जाने का ये कार्य करता है। मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद होता है और दोहरा होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जो ब्लड है, जो शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है। किसके अंदर बहता है, रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, यानी खुले में नहीं बहता। किसमें बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है। इसलिए मनुष्य में कैसा परिसंचरण तंत्र है, बंद। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोहरे का अर्थ क्या हुआ कि जो रक्त है जब एक चक्कर करेगा पूरे शरीर के अंदर, जब एक चक्कर करेगा तो हृदय से कितनी बार गुजरेगा, 2 बार। कितनी बार गुजरेगा वो, हृदय से 2 बार गुजरेगा। बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, विलियम हार्वे। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, यानी इसकी स्टडी। क्या फ्रेंड्स, इसकी स्टडी यानी अध्ययन क्या कहलाता है, तो अध्ययन कहलाता है एंजियोग्राफी। क्या कहलाता है, एंजियोग्राफी। तो आपको ये ध्यान रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हम किस किस का अध्ययन करते हैं, किस किस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट यानी हृदय यानी दिल के बारे में। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं ब्लड यानी रक्त, खून, लहू के बारे में। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं, ये रक्त नलिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लड। हम ब्लड के बारे में इस वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। जो ब्लड है उसको हम रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, लहू भी कहते हैं। अभी ब्लड होता है क्या है, लाल रंग का द्रव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है ब्लड, एक लाल रंग का द्रव होता है जो हमारे शरीर के अंदर
रक्त वाहिकाओं के अंदर यानी नलियों के अंदर बहता रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रक्त है क्या। तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका अर्थ हुआ तरल का मतलब बहने वाला, यानी नलिकाओं के अंदर ये बहता है। संयोजी मतलब होता है जोड़ने वाला। उत्तक का अर्थ होता है टिश्यू, यानी शरीर के अंदर ये जो ब्लड है वो तरल संयोजी उत्तक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ होता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड बनता कहाँ पर है। तो हमारे शरीर के अंदर अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। क्या होता है फ्रेंड्स? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर यानी अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं कि जब भ्रूण अवस्था के अंदर यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है यानी वो भ्रूण के रूप में होता है, तब उसके शरीर में जो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो उस टाइम ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? स्प्लीन में। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्लीन। और स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं पलिहा में। कहाँ पर? पलिहा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण पलिहा यानी स्प्लीन के अंदर होता है। आगे बात करते हैं रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, यानी जब ब्लड बनता है उसकी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ध्यान रखना है आपको, हीमोपोइसिस। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं अध्ययन की, यानी जो ब्लड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। जिस शब्द के आगे लॉजी शब्द जुड़ा हो उसका अर्थ होता है अध्ययन करना, तो हीमेटोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन कहलाएगा हीमेटोलॉजी। फ्रेंड्स, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एंजियोग्राफी यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? एंजियोग्राफी। और केवल ब्लड का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? केवल ब्लड का अध्ययन कहलाएगा हीमेटोलॉजी। अब बात करते हैं इसके आगे। शरीर के भार का 7%। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी वजन है, जितना भी भार है, उसका 7% क्या है? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। एग्जाम के तौर पे समझेंगे कि जैसे मान लो किसी के शरीर का वजन कितना है? 70 किलोग्राम है, तो उसका 7% निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कितना परसेंट निकाल लेंगे? 7%। और जो 7% होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा? 4.9। ठीक है फ्रेंड्स, 4.9 किलोग्राम। लेकिन ब्लड क्या है? एक तरल है, इसे लीटर किसके रूप में मापेंगे? इसको लीटर के रूप में। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना शरीर का वजन होगा उसका 7% क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर ब्लड होगा। इसलिए शरीर के भार का 7% क्या होता है? ब्लड होता है। तो वजन के आधार पर हम ब्लड का पता लगा लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं वयस्क मनुष्य में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। यानी जो जवान इंसान होता है उसमें कितना ब्लड होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्त्रियों में और पुरुषों में, किसमें? स्त्रियों में और पुरुषों में जो ब्लड की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। अगर किसी पुरुष के अंदर मान लो 5 लीटर ब्लड है, कितना लीटर है? 5 लीटर। तो फिर स्त्री के अंदर कितना ब्लड होगा? 4.5 लीटर। तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि स्त्रियों के अंदर पुरुषों से आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कितना लीटर ब्लड कम पाया जाता है? आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पीएच की। किसकी बात करते हैं? पीएच की। तो जो हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। इसका अर्थ हुआ कि जो ब्लड है उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय तो है, लेकिन कैसी क्षारीय है? दुर्बल क्षारीय। अब इसका मालूम हमें कैसे पड़ा कि 7.4 दुर्बल क्षारीय होगा? तो इसका मालूम हमें एक पैमाना है, जिस पैमाने को कहते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। इसके द्वारा मालूम पड़ जाता है। अब पीएच स्केल में क्या होता है? नंबरिंग होती है 0 से लेकर 14 नंबर तक। कितने तक? 0 से 14 तक। अगर पीएच का मान क्या है? 7 से कम है, तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है, तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अगर पीएच का मान कितना है? 7 है, तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। कैसी होगी? उदासीन। तो अब जो ब्लड है उसकी प्रकृति कैसी है? दुर्बल क्षारीय, क्योंकि उसके पीएच का मान कितना है? 7.4 है। क्षारीय तो है, लेकिन कैसा? दुर्बल। अगर मान लो 9-10 के बाद में चला जाता, मान 10, 11, 12, 13, 14 होता, तो कैसा क्षार होता? प्रबल क्षार होता। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4, इसलिए उसकी प्रकृति होती है दुर्बल क्षारीय। स्वाद, यानी जो ब्लड है उसका स्वाद कैसा होता है? जब ब्लड को हम चखते हैं तो उसका स्वाद होता है नमकीन। ठीक है फ्रेंड्स। कैसा होता है? नमकीन। अब नमकीन स्वाद किस कारण से हो रहा है? ये होता है खनिज लवणों के कारण। ठीक है फ्रेंड्स। किसके कारण होता है? खनिज लवणों के कारण इसकी प्रकृति, इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। आगे बात करते हैं, मनुष्य में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर जो चक्कर लगाता है उसमें कितना समय लगता है? 23 सेकंड। कितना समय लगता है फ्रेंड्स? 23 सेकंड में पूरे शरीर के अंदर ब्लड क्या कर देता है? चक्कर लगा लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड डे, यानी इसका अर्थ होता है विश्व रक्त दिवस। तो विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो मनाया जाता है 14 जून को। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं ब्लड बैंक में, यानी क्या होता है? ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक में ब्लड को -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सोडियम साइट्रेट, केमिकल का नाम आपको ध्यान रखना है सोडियम साइट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स। मिलाकर सुरक्षित रखा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जाता है? तो हमारा आंसर होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। या फिर क्वेश्चन आ सकता है ब्लड बैंक में ब्लड को, ब्लड के अंदर कौन सा केमिकल मिलाकर उसको सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम साइट्रेट मिलाकर उसको सुरक्षित रखा जाता है। इसके आगे बात करते हैं कार्यों की। किसकी बात करते हैं? कार्यों की। तो ब्लड के कार्य, ब्लड का जो पहला कार्य है वो है O2। O2 का अर्थ होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को
फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना। ये सारा कार्य कौन करता है? ब्लड करता है, यानी खून करता है। यानी ऑक्सीजन है वो ब्लड से संयोग करके फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचती है, और जो CO2 होती है वो ब्लड से संयोग कर कर कहाँ तक पहुंचती है? फेफड़ों तक पहुंचती है, यानी लंग्स तक पहुंचती है। इसके अलावा पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ या हार्मोन का परिवहन भी कौन करता है? ब्लड करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम RBC के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, WBC के कार्य पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? प्लेट्स के कार्य पढ़ेंगे, प्लाज्मा के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी इनके कार्य पढ़ेंगे वो सारे कार्य किसके होंगे? रक्त के ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लड के बाकी के कार्य हम आगे पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं हम भाग की। जो रक्त होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो पहले भाग के अंदर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, दूसरे भाग में क्या पढ़ेंगे हम? रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले भाग में प्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा होता क्या है? तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य होता है। इसी प्लाज्मा के कारण जो हमारा रक्त है उसमें बहने का गुण पाया जाता है। यानी हमारे अगर रक्त के अंदर प्लाज्मा नहीं होगा तो ब्लड बह नहीं पाएगा, वो नलिकाओं के अंदर एक जगह ही जमा हो जाएगा। तो रक्त का बहने का जो गुण है वो किस कारण से आता है? प्लाज्मा के कारण से ही आता है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड का 55% भाग, यानी कितना परसेंट भाग? 55% भाग क्या है? प्लाज्मा। तो बाकी का बच गया भाग वो क्या है? रक्त कणिकाएं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे, प्लाज्मा का 92% भाग तो क्या है फ्रेंड्स? जल है। 7 से 8%, कितना परसेंट? 7 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके अलावा बाकी का जो भाग बच गया उसमें क्या पढ़ेंगे? खनिज लवणों के बारे में। तो प्लाज्मा के अंदर 92% जल यानी H2O पानी, 7 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन, और बाकी का कुछ परसेंट भाग खनिज लवण। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। यानी प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है प्लाज्मा प्रोटीन। तो इस प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? लीवर। कहाँ होता है फ्रेंड्स? लीवर, यानी यकृत के अंदर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। जो खनिज लवण हैं वो कैसे पदार्थ हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण होगा लीवर के अंदर, और जो प्लाज्मा प्रोटीन होगी वो कार्बनिक पदार्थ होगी। इससे आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा है उसमें 3 प्रकार की मुख्य प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है फ्रेंड्स? 3 प्रकार की मुख्य प्रोटीन। जो मेन प्रोटीन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अब ये काम क्या करती है? तो रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक है। यानी जो हमारा ब्लड है, जो खून है, उसका थक्का बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है फ्रेंड्स? एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स।
अब इसका कार्य क्या है? तो प्लाज्मा में जल की मात्रा को बनाए रखना। जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो पानी होता है उसकी मात्रा को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है फ्रेंड्स? ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है फ्रेंड्स? रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। आगे बात कर लेते हैं, जो प्लाज्मा है हमारे खून में, जो 55% क्या है? प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा में हमें पता है क्या क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है और प्रोटीन पाई जाती है, उसके अलावा खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इस प्लाज्मा के अंदर से केवल फाइब्रोनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाए। किसको निकाल दिया जाए? केवल फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, तो जो पूरा जो भाग बचेगा वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा फ्रेंड्स। क्या कहलाएगा? सीरम। ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा में से क्या निकाल रहे हैं? केवल फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं निकाल रहे। पानी भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है, और बाकी जो 2 प्रोटीन बच रही हैं वो भी वैसे के वैसे ही हैं। कौन सी प्रोटीन निकाली हमने? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाली, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सीरम है ये, इस सीरम का जो अध्ययन है वो अध्ययन क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो सीरोलॉजी किसका अध्ययन है? सीरम का अध्ययन है। अब बात करते हैं रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाओं के बारे में, यानी ब्लड के अंदर और सी कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं। तो 55% तो जो प्लाज्मा हो गया रक्त में, तो बचा कितना? 45% भाग। तो ब्लड का 45% भाग क्या है? रुधिर कणिकाएं हैं। रुधिर कणिकाओं में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है 45% में? तो आरबीसी शामिल होता है फ्रेंड्स, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी शामिल होता है, इसके अलावा प्लेटलेट्स शामिल होते हैं, यानी बिंबाणु शामिल होते हैं। तो 45% में आपको ध्यान रखना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके अलावा प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु होते हैं। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की, यानी आरबीसी होता क्या है? तो एक प्रकार की क्या है? ये कणिका है फ्रेंड्स। क्या है? कणिका। तो सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। पूरा नाम होता है, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, या फिर उपनाम, यानी इसके अलावा लाल रक्त कणिका या आरबीसी के अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इरिथ्रोसाइट। किसके नाम से? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी है वो कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग बनाती है, यानी जो 45% क्या थी? रक्त कणिकाएं थी। इस 45% रक्त कणिकाएं अपने आप में कितनी परसेंट हैं? 100% हैं। तो इस 100% में से 99% भाग क्या होता है? आरबीसी होता है। बाकी का 1% जो भाग होगा वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी। क्या होंगी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी। आगे बात कर लेते हैं आरबीसी की संख्या की, यानी हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की जो संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति मिमी, यानी मिलीमीटर। तो ध्यान रखना है आपको, आरबीसी की जो संख्या होती है वो मनुष्य के अंदर 50 से 55 लाख प्रति मिमी mm होती है। इसके अलावा आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होगा? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? रेड बोन मेरो। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ होगा? रेड बोन मेरो, यानी लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अब अस्थि मज्जा होता क्या है? तो जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ होती हैं,
उन हड्डियों के बीच में जो खाली जो जगह होती है वो जगह क्या कहलाती है? अस्थि मज्जा कहलाती है। वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा बात करते हैं भ्रूणावस्था में, यानी जब बच्चा भ्रूण के रूप में माँ के पेट में होता है तब आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तब होता है लीवर व स्प्लीन, प्लीहा में। यानी भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आरबीसी की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी आरबीसी का निर्माण हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस यानी प्रोसेस, बनने की जो प्रोसेस होती है। इरिथ्रो का अर्थ हुआ आरबीसी, यानी आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण में कितना समय लगता है? तो निर्माण में जो समय लगता है 72 घंटे में ये पूर्ण हो जाती है। यानी जो इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है जिसके द्वारा आरबीसी का निर्माण हो रहा है, यह प्रोसेस 72 घंटे के अंदर, कितने घंटे में फ्रेंड्स? 72 घंटे में पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कितने समय तक आरबीसी जीवित रहती है, उसका जीवन काल रहता है, लाइफ साइकिल। तो वो होता है 120 दिन, यानी आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। इसके बाद बात करते हैं कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है। जब 120 दिन जीवित रहती है, बनती कहाँ पर है? लाल अस्थि मज्जा में। तो मृत्यु कहाँ पर होगी? विनाश कहाँ पर होगा? तो आरबीसी का जो विनाश है, ठीक है फ्रेंड्स, किसका विनाश है? आरबीसी का जो विनाश है वो होता है प्लीहा, और प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्प्लीन के अंदर आरबीसी का विनाश होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर प्लीहा, स्प्लीन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्प्लीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, यानी शमशान घाट बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही है? प्लीहा में हो रही है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का शमशान घाट प्लीहा को कहा जाता है। इसके अलावा प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, यानी जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर होता है उसका ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर स्प्लीन यानी प्लीहा, इसके अलावा इसको बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो नाम सारे आपको ध्यान रखने हैं, तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है? उदर के ऊपरी भाग में, यानी पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर आमाशय के पीछे। जो हमारा जो पेट का जो भाग है, ऊपरी भाग, तो उसमें जहाँ आमाशय यानी स्टोमच होता है उसके पीछे ये उपस्थित होती है, तो आरबीसी होती है। इसको मापने का जो यंत्र होता है जिसके द्वारा आरबीसी को मापा जाता है, काउंट किया जाता है, उस यंत्र का नाम वो होता है हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपको ये ध्यान रखना है, उसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। तो एग्जाम में कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें कि आरबीसी का जो आकार है, यानी आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो वो होती है उभयावतल। ठीक है फ्रेंड्स, उभयावतल का अर्थ होता है बाइकॉनकेव। उभयावतल, उभया मतलब दोनों साइड में अवतल आकृति। इसके बाद बात करते हैं केंद्र की, यानी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि वो नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स मनुष्य की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है, यानी अनुपस्थित रहता है। बात करें इसके अलावा बाकी एनिमल्स में,
सभी में ही क्या होता है, ये आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन अपवाद में हम बात करें, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे जानवरों के हम नाम जान लेते हैं जिनके अंदर जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी अपवाद से बनता है। तो उन जानवरों के नाम हैं, फर्स्ट है ऊंट, सेकंड नंबर पे लामा। लामा भी एक प्रकार का क्या है, ऊंट ही है फ्रेंड्स। इसके अलावा जिराफ। ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर मनुष्य की बात करें या फिर इसके अलावा अन्य एनिमल्स की बात करें तो उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे बड़ी आरबीसी किस एनिमल्स में होती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी के अंदर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं अब छोटी आरबीसी की। तो सबसे छोटी जो आरबीसी है वो होती है कस्तूरी मृग के अंदर। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो वो होती है हाथी में, और सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मृग के अंदर। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बात करें कि जो आरबीसी होती है वो हमारे शरीर में कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 ml ब्लड में, यानी जब इसकी हम मात्रा काउंट करेंगे तो कितने ब्लड में करेंगे, 100 ml ब्लड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 ml जो ब्लड होता है उसमें इसकी मात्रा होगी 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें प्रति 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मेल यानी पुरुषों की और फीमेल यानी स्त्रियों की, तो इसके अंदर आरबीसी की जो मात्रा है कितनी कितनी होती है। अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं तो 12 से 16 ग्राम होती है। लेकिन अगर मेल की बात करें, मेल का मतलब पुरुष की बात करें, तो पुरुष में होगी 14 से 16 ग्राम। कितनी ग्राम, 14 से 16 ग्राम। अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में होगी 12 से 14 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्त्रियों में आरबीसी की संख्या पुरुषों की आरबीसी की संख्या से कम होती है। इसके अलावा बात करते हैं आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सबसे मोस्ट बात अब आ रही है कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है और शरीर के अंदर ये क्या काम करता है। तो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन को हम तोड़ते हैं तो हीम का अर्थ होता है लोहा। क्या होता है, लोहा। और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है फ्रेंड्स। हीम तो एक लोहा हो गया और ग्लोबिन क्या हो गई, एक प्रकार की प्रोटीन हो गई। अब ये लोहा किस रूप में रहता है, तो ये लोहा हीमोग्लोबिन के अंदर हीमेटिन के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये रूप आपको ध्यान रखना है, हीमेटिन यौगिक के रूप में ये ब्लड के अंदर उपस्थित रहता है। अब जो हीम है, जो लोहा है, ये क्या काम कर रहा है, O2 व CO2 का परिवहन करने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो ब्लड का जो लाल रंग है वो किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण ही है। किसके कारण है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करता है। और हमारे रक्त का जो लाल रंग होता है, हमारे शरीर के अंदर कैसा खून पाया जाता है, लाल रंग का। कैसे रंग का, लाल रंग का। तो ये जो लाल रंग है वो किस कारण से है, हीमोग्लोबिन के कारण से है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं आरबीसी की संख्या में अगर कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा।
यानी खून की, जिसे हम कमी बोलते हैं, तो वो खून की कमी नहीं होती फ्रेंड्स, वो क्या होती है, खून के अंदर आरबीसी की कमी होती है। किसकी कमी होती है? आरबीसी की कमी होती है। अगर बात करें आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो फिर कौन सा रोग हो जाएगा? यानी अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो रही है तो एनीमिया रोग हो रहा है, और आरबीसी की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, पॉलीसाइथेमिया। कौन सा रोग है फ्रेंड्स? पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं श्वसन की। तो जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में कैसा श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन। नाम से मालूम पड़ा है एनोक्सी। अनोक्सी का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। तो फ्रेंड्स अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि जो आरबीसी है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 का और CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है। लेकिन फिर भी आरबीसी में श्वसन कैसा हो रहा है? अनोक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है फ्रेंड्स, जो आरबीसी है O2 व CO2 का परिवहन करता है, ठीक है, लेकिन इसमें श्वसन कैसा होगा? अनोक्सी श्वसन। इसका कारण यह है कि आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाई जाती? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती फ्रेंड्स। माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, इसलिए आरबीसी के अंदर श्वसन होता है वो अनोक्सी श्वसन होता है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर शरीर में अगर मच्छर ने काट लिया, मादा एनाफ्लीज मच्छर, कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज जो मच्छर काटता है, तो उसके काटने से जो रोग होता है वो होता है मलेरिया रोग फ्रेंड्स। तो मलेरिया रोग होने पर किसकी संख्या में कमी आ जाती है? आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने पर, और उसके काटने पर जब मलेरिया हो जाता है तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त के अंदर जो रक्त कणिकाएँ होती हैं, उन रक्त कणिकाओं में आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी होती क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। इसके अलावा इसका जो उपनाम है वो है ल्यूकोसाइट। क्या है फ्रेंड्स? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो कितनी होती है? यानी जो मानव शरीर होता है उस मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है 6 से लेकर 8000 प्रति घन mm यानी मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी संख्या होती है? 6000 से लेकर 8000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो निर्माण है, जो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होगा? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। कहाँ होगा? बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण हो रहा है। तो इसके जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया थ्रोपोइसिस कहा जा रहा था, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। जिस प्रकार आरबीसी के निर्माण में कितना समय लग रहा था? 72 घंटे लग रहे थे, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी के निर्माण में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स? 5 से 24 घंटे, यानी 5 घंटे से लेकर 24 घंटे में डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 10 से 13 दिन का होता है, यानी कोई फिक्स नहीं है इसका जीवन काल, तो लगभग 10 से 13 दिन इसका जीवन काल होता है। लेकिन कभी कभी जब डब्ल्यूबीसी को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, यानी जब शरीर के अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं, तो उससे निपटने के कारण डब्ल्यूबीसी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन तक ही जीवित रह पाती है। और सामान्य नॉर्मल बात करें तो जीवन काल होता है 10 से 13 दिन। अब बात करते हैं जब निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स जो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु है ब्लड के अंदर ही होती है। तो आपको ध्यान रखना है, मृत्यु कहाँ होगी? ब्लड के अंदर।
और आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही थी फ्रेंड्स? तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही थी? प्लीहा के अंदर हो रही थी। और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही है? ब्लड के अंदर ही हो रही है। अब बात करते हैं इसके आकार की। तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो अमीबा समान है। जिस प्रकार अमीबा का कोई आकार फिक्स आकार नहीं है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का कोई भी निश्चित आकार नहीं है, यानी अनियमित आकार है। कैसा आकार है? अनियमित। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? केंद्रक पाया जाता है, यानी प्रेजेंट होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या था फ्रेंड? एब्सेंट था। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जा रहा है। इसी कारण से डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक कोशिका कहा जाता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को वास्तविक सेल्स कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की प्रकृति। डब्ल्यूबीसी की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है भक्षाणुनाशक। इसका अर्थ हुआ कि शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, जो हानिकारक जीवाणु प्रवेश करते हैं, उनको भक्षण करने का ये कार्य करता है। भक्षाणु की तरह ये कार्य करता है। कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना, यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है? शरीर को रोगों से यानी संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। इसी कारण से डब्ल्यूबीसी को क्या कहता है? शरीर का सिपाही। जिस प्रकार सैनिक या सिपाही या पुलिस क्या कार्य करते हैं? दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार शरीर की बीमारियों से यानी बैक्टीरियाओं से सुरक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। इसलिए शरीर का सिपाही डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। शरीर की सैनिक कणिकाएं डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ये मान लो कि डब्ल्यूबीसी की ये उपनाम है। इसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि को, यानी अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो उसे कहा जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बात करें कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई, तो उसे कहा जाएगा ल्यूकोपेनिया। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? ल्यूकोपेनिया। इससे पहले हमने पढ़ा जो आरबीसी थी, आरबीसी की संख्या में जब कमी हो गई थी तो उसे हमने क्या कहा फ्रेंड्स? एनीमिया रोग कहा। और अगर आरबीसी की क्या हो गई? कमी पर, और आरबीसी क्या हो गई थी फ्रेंड्स? बढ़ गई थी, तो उसे कहा था पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ डब्ल्यूबीसी क्या हो रही है? अगर वृद्धि हो रही है तो उसे कह रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और डब्ल्यूबीसी की संख्या में अगर कमी हो रही है तो ल्यूकोपेनिया। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो मोस्ट बात है वो ये है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि, यानी अनियंत्रित जब विभाजन होने लग जाता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो असामान्य वृद्धि हो जाती है। तो उस वृद्धि होने से जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर किस कारण से होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य यानी अनियंत्रित जब विभाजन होने लगता है तो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर शरीर के अंदर हो जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है उसे दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो जो पहला भाग है वो है कणिकाणु, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का 70 से 75% भाग, कितना परसेंट भाग फ्रेंड? 70 से 75% भाग कणिकाणु होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ जो कणिकाणु होते हैं, जो ये डब्ल्यूबीसी होती है, उसके जीवद्रव्यों में क्या होते हैं? कुछ कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ कण पाए जाते हैं। तो जो कणिकाणु जो भाग है ग्रेनुलोसाइट होती हैं, वो डब्ल्यूबीसी का 70 से 75% भाग बनाती हैं। कणिकाणु या ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है? तो अभिरंजन के प्रति धनात्मक सक्रियता के आधार पर, यानी उनको रंगने के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम दूसरा भाग जान लेते हैं। दूसरा भाग है अकणिकाणु भाग। कौन सा भाग है फ्रेंड्स? अकणिकाणु भाग। इसे बोलते हैं इंग्लिश में
एग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलेंगे? एग्रेन्युलोसाइट। तो जिस प्रकार कणिकाणु भाग WBC का 70 से 75% भाग बना रहे थे, उसी प्रकार कणिकाणु WBC का 25 से 30% भाग ही बनाते हैं। जो अकणिकाणु होते हैं इनके कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाए जाते? कण नहीं पाए जाते, कण एब्सेंट रहते हैं। अब अकणिकाणु जो होते हैं इनका निर्माण कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? मेन बात है निर्माण। WBC के जो अकणिकाणु जो भाग होता है, इस अकणिकाणुओं का निर्माण कहाँ होगा? तो ये निर्माण होगा लसिका ग्रंथियों में। कहाँ होगा फ्रेंड्स? लसिका ग्रंथियों में। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि कणिकाणु जो WBC होती है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अकणिकाणु जो WBC होती है उनका निर्माण कहाँ होता है? लसिका ग्रंथियों में होता है। इसके बाद बात करें अकणिकाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और किस आधार पर इनको बांटा गया है? तो केंद्रक की स्थिति के आधार पर। केंद्रक की स्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल क्या है? कणिकाणु है। क्या है? कणिकाणु। यानी ये WBC है, और WBC कैसी है? कणिकाणु WBC है। WBC में सबसे संख्या, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। यानी जो WBC होती है अपने आप में जब 100% है, मान लो WBC क्या है? अपने आप में 100%। तो 100% में से 65% जो WBC है वो कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। तो आपको ये ध्यान रखना है 65% न्यूट्रोफिल पाई जाती है। तो WBC में इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं न्यूट्रो। तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। इसके अलावा बात करें तो जो न्यूट्रोफिल है उसका जो उपनाम है वो है माइक्रोफेज। क्या है? माइक्रोफेज। अब बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल शरीर के अंदर क्या कार्य करते हैं। तो ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु का भक्षण करते हैं, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य ये करते हैं। टेस्ट की बात करें कि न्यूट्रोफिल का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है? तो उस टेस्ट का नाम है ANC, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या नाम है? ANC। न्यूट्रोफिल का जो टेस्ट है ANC टेस्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे बेसोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर है बेसोफिल। तो बेसोफिल भी क्या है? कैसी कणिकाणु है? कणिकाणु है, ग्रेनुलोसाइट है। तो ये भी क्या है? एक WBC है, और WBC कैसी है? कणिकाणु WBC है। WBC में इसकी संख्या सबसे कम होती है फ्रेंड्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि WBC में सबसे कम संख्या में कौन सी WBC पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा बेसोफिल। यानी 0.5% से 1% इसकी संख्या होती है। तो सबसे अधिक संख्या में बात करें तो न्यूट्रोफिल, और सबसे कम संख्या में बात करें तो बेसोफिल पाई जाती है। इसके बाद बात करें यह कैसे अभिरंजकों से अभिरंजित है, यानी रंगती है। तो क्षारीय से रंगती है, अम्लीय से रंगती है, या उदासीन रंजकों से अभिरंजित होती है। तो देखो फ्रेंड्स, नाम से मालूम पड़ रहा है BASO, PHILS, बेसोफिल। तो बेसोफिल में स्टार्टिंग का जो वर्ड क्या है? बेस। बेस का मतलब होता है क्षार। तो क्षारीय अभिरंजकों से क्या होती है? अभिरंजित होती है, रंगी जाती है। बात कर लेते हैं इसके कार्य की। तो कार्य क्या है फ्रेंड्स? जो ये केमिकल निकालती है, बेसोफिल जो केमिकल निकालती है, वो जो केमिकल क्या काम करते हैं? तो वो बेसोफिल का कार्य होता है। तो बेसोफिल के द्वारा 2 केमिकलों का स्त्रावण किया जाता है, यानी 2 केमिकल निकाले जाते हैं। तो पहला केमिकल है हिपेरिन केमिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिपेरिन क्या काम करता है शरीर में? थक्का रोधी संगठक, यानी एंटी कोअगुलेंट
फैक्टर। इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में जब रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है तो क्या क्या नहीं करता, क्लोटिंग नहीं करता, जमता नहीं है, वो बहता रहता है। तो जमता क्यों नहीं है, क्या कारण है, तो उसका कारण है हिपेरिन। इसी हिपेरिन के कारण ब्लड शरीर के अंदर जमता नहीं है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन का क्या कार्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य ये करती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं इसके टेस्ट की। तो इस टेस्ट का नाम है एबीसी टेस्ट, यानी एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट। आगे बात करते हैं इओसिनोफिल। क्या नाम है फ्रेंड्स, इओसिनोफिल्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ये कणिकाणु वाली डब्ल्यूबीसी है। कैसी डब्ल्यूबीसी है, ग्रेनुलोसाइट है। तो ये डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% भाग बनाती है। और अम्लीय अभिरंजकों से क्या होती है, अभिरंजित होती है। इसका जो कार्य है संक्रमण से बचाव, यानी संक्रमण से बचाने का कार्य ये करती है। एलर्जी क्रियाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब शरीर के अंदर किसी प्रकार से कोई बाहरी एंटीजन शरीर के ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे शरीर के अंदर एलर्जी उत्पन्न किसके कारण हो जाती है, इओसिनोफिल के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा इसकी टेस्ट की बात करें तो एईसी यानी एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ये इसका टेस्ट है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ लिया। जो 3 ग्रेनुलोसाइट थी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल के बारे में। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा बेसोफिल के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी तो ग्रेनुलोसाइट है और कौन सी एग्रेनुलोसाइट है। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और थर्ड नंबर पे इओसिनोफिल। ये कैसी डब्ल्यूबीसी है, यह है ग्रेनुलोसाइट यानी कणिकाणु, जो डब्ल्यूबीसी का 70 से 75% भाग बनाती है। अब बात करते हैं हम एग्रेनुलोसाइट यानी अकणिकाणु डब्ल्यूबीसी की। कैसी डब्ल्यूबीसी है, अकणिकाणु। तो अकणिकाणु जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ब्लड का कितना परसेंट, डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बनाती है, 25 से 30% भाग बनाती है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करते हैं, लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटे आकार की जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, लिम्फोसाइट होती है। इनका आकार सबसे छोटा होता है। अब आकार छोटा है इसलिए इसका जो उपनाम है वो है छोटा पुलिसमैन। कैसा पुलिसमैन, छोटा पुलिसमैन। लिम्फोसाइट जो होती है वो आकार में छोटी होती है लेकिन डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% भाग बनाती है। तो डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% भाग लिम्फोसाइट के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण प्लाज्मा सेल या लिम्फोब्लास्ट के अंदर होता है। इसके अलावा बात करें कार्य की, यानी लिम्फोसाइट शरीर में क्या कार्य करती है, तो प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। शरीर के अंदर एंटीबॉडी को बनाने का कार्य लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली, यानी सबसे पहले जो शरीर के अंदर एंटीजन प्रवेश करते हैं उनसे सबसे पहले बचाने वाली जो प्राथमिक कोशिका है, जो प्राथमिक सेल होती है वो लिम्फोसाइट ही होती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट के प्रकारों की। तो जो लिम्फोसाइट है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स। क्या तो टी लिम्फोसाइट बोल देंगे, क्या टी सेल्स। तो इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में स्टेम कोशिकाओं से होता है। कौन सी कोशिकाओं से, स्टेम सेल्स से। तो आपको ध्यान रखना है टी सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में स्टेम सेल से होता है। अब जो टी लिम्फोसाइट का टी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का जो विकास है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। इसका कार्य क्या है, तो टी लिम्फोसाइट का कार्य है शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करना, कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। तो कैंसर से लड़ने में कौन मदद करता है, टी लिम्फोसाइट मदद
करता है, यानी बैक्टीरिया को समाप्त करने का कार्य ये करते हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर पे बी लिम्फोसाइट की या बी सेल्स की। तो बी सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और कार्य क्या करते हैं? जब शरीर पर किसी एंटीजन का हमला होता है, यानी शरीर के ऊपर जब किसी प्रकार के बैक्टीरिया का हमला होता है, तो बी सेल्स उस एंटीजन को पहचान करती हैं। यानी बी सेल्स का कार्य क्या है? एंटीजन की पहचान करना। शरीर पे कोई बैक्टीरिया अगर आक्रमण कर रहा है, कोई एंटीजन अगर आक्रमण कर रहा है, तो उसकी पहचान करेंगी बी सेल्स और उसे मारने का कार्य करेंगी टी सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मोनोसाइट की। किसकी बात करते हैं? मोनोसाइट। तो सेकंड है मोनोसाइट, और ये भी क्या है? अकणिकाणु यानी एग्रेनुलोसाइट है। सबसे बड़े आकार की WBC। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटे आकार की कौन सी थी? हमने पीछे पढ़ा वो साइट। कौन थी? लिम्फोसाइट। तो सबसे छोटे आकार की WBC लिम्फोसाइट और सबसे बड़े आकार की WBC मोनोसाइट। अब सबसे बड़ा आकार है इसलिए इसका उपनाम है बड़ा पुलिसमैन। कैसा पुलिसमैन? बड़ा पुलिसमैन। WBC का 2 से 6% भाग मोनोसाइट बनाती है, यानी 2 से 6% भाग किसका बना होगा? कौन होंगी? मोनोसाइट होंगी। इसके अलावा इन्हें महा का मतलब बड़ा भक्षक सेल, यानी बड़े भक्षक सेल ये होती हैं जो क्या करती हैं? मृत कोशिकाओं का निस्तारण करती हैं, उन्हें समाप्त करती हैं। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आता है शूटोपोडिया से, यानी कौन सी WBC ऐसी है जो शूटोपोडिया का निर्माण करती है? तो मोनोसाइट क्या करती है? शूटोपोडिया का निर्माण करती है और इसके द्वारा हानिकारक बैक्टीरियाओं का भक्षण किया जाता है। यानी किस प्रकार से अमीबा अपने भोजन के चारों तरफ पादों का निर्माण कर लेता है और उस भोजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार मोनोसाइट क्या करती हैं? एंटीजन के चारों तरफ शूटोपोडिया यानी पादों का निर्माण करके उस हानिकारक बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़े आकार की WBC तो मोनोसाइट, और सबसे छोटे आकार की लिम्फोसाइट। और सबसे अधिक संख्या में कौन सी WBC पाई जाती है? तो भाई न्यूट्रोफिल, और सबसे कम संख्या में बेसोफिल पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का जो उपनाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है फ्रेंड्स? थ्रोम्बोसाइट, या फिर इसे बोलेंगे पट्टिकाणु या बिंबाणु। इसके अलावा इसे बोलते हैं मेगा कैरियोड्स, यानी बड़े आकार का नाभिक। तो फ्रेंड्स, मेगा कैरियोड्स का अर्थ होता है बड़े आकार का नाभिक। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन mm होती है। तो ध्यान रखना है, RBC की संख्या थी 50 से 55 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, 50 से 55 लाख। और WBC की जो संख्या थी 6 से 8 हज़ार, 6 से 8 हज़ार, हज़ारों में थी। लेकिन प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mm। अब बात करते हैं निर्माण की। तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। रेड बोन मैरो के अंदर इसका निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में होता है? रेड बोन मैरो के अंदर। प्लेटलेट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस। आगे बात कर लेते हैं इसके जीवन काल की। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 8 से 12 दिन का होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिन का होता है? 8 से 12 दिन का जीवन काल इसका होता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है, स्प्लीन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको, प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन के अंदर होती है। जिस प्रकार हमने पढ़ा RBC की मृत्यु कहाँ हो रही थी फ्रेंड्स? RBC की मृत्यु प्लीहा के अंदर हो रही थी। और WBC की मृत्यु कहाँ हो रही थी? वो ब्लड के अंदर हो रही थी। लेकिन प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा यानी स्प्लीन के अंदर ही होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आकार की। यानी प्लेटलेट्स का जो आकार है वो गोल व अंडाकार होता है। यानी क्या तो गोल होंगी या फिर अंडाकार इनका आकार होगा। केंद्रक की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता। जिस प्रकार RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता उसी प्रकार प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। WBC में केंद्रक पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। कार्य की बात करें, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर क्या काम करती हैं? तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। अगर प्लेटलेट्स
शरीर के अंदर नहीं होंगी तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। चोट लग जाएगी तो रक्त लगातार बहता रहेगा। आगे बात करते हैं, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में प्रेजेंट होती हैं। जितने भी स्तनधारी जो जानवर होते हैं उन सभी के अंदर प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं, यानी बिंबाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। जिस प्रकार मलेरिया होने पर किसकी संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है मलेरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मलेरिया रोग में किसकी संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की। उसी प्रकार डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ब्लड के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और कुछ बातें थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। ब्लड में हमने 2 पार्ट, कौन कौन से पार्ट, 2 पार्ट जाने, एक तो प्लाज्मा और सेकंड कणिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में, कणिकाएं के। प्लाज्मा तो ब्लड का कितने % भाग बनाती है, 55% और 45% कणिकाएं। कणिकाओं में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।